अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हिस्ट्री के इस 15 दिन के लेक्चर में हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ा। ठीक है, होप सो आप नोट्स बना के आए होंगे, अपनी रिवीजन करके आए होंगे और इस सेकंड लेक्चर में तभी आप पहुंचे होंगे। अगर आप पिछले लेक्चर को अच्छे से नहीं करते हैं तो हम शायद बेस और फाउंडेशन बनाने में असमर्थ रहेंगे। हम कॉन्सेप्चुअली ज़्यादातर इस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ताकि हम आने वाले जब हम फैक्ट्स रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तब हमें क्या हो कि दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि भाई हमारे पास दो सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमारे पास सोर्सेज हैं, उन्हीं सोर्सेज के हिसाब से हम हिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, ठीक है, और कैसे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने जैसे कप मार्क्स देखे, शैल चित्र देखे, ठीक है, शैलाश्रय देखे, ठीक है, शैलाश्रय देखे। तो वही चीज़ों से हमने क्या किया कि माना कि भाई उस समय जो इतिहास था, उस समय जो ऐतिहासिक स्थिति थी वो उत्तराखंड की कैसी थी। ठीक है, हमने लाखों डियार देखा, ग्वारखा गुफा देखा, मलारी किमिनी देखा, वेथाप देखा, हुडली देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने बनकोट देखे, ऐसे ऐसे हमने काफ़ी चीज़ें देखी जिससे हमने समझा कि उस समय उत्तराखंड के जो डिफरेंट रीजन है वहाँ वहाँ पे क्या क्या हमें स्थितियाँ थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जब हम प्रोटो हिस्ट्री में बढ़ते हैं तो हमें लिटरेरी सोर्सेज देखने को मिलते हैं। उसी लिटरेरी सोर्सेज से हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि भाई वेदों में क्या था, पुराणों में क्या था, ठीक है, महाभारत में क्या था। ठीक है, ऐसी यात्रा वृत्तांत थे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत भेन ने क्या कहा था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे पालीज लैंग्वेजेस में लिखे थे उस समय उत्तराखंड का क्या था रोल था। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हिमवंत कहा गया है, उत्तराखंड को हिमवंत था। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, केदारखंड मानस खंड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐतिहासिक राजनीतिक शक्तियां पढ़ने वाले हैं, यानी राजनीतिक शक्तियां। राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर किसे बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल पावर क्या मतलब है कि भाई तुम्हारी कोई स्टैंडिंग आर्मी हो, स्टैंडिंग आर्मी के साथ तुम्हारी क्या हो, तुम रूल कर रहे हो, तुम्हारे कुछ पॉपुलेशन है जिस पे तुम रूल करोगे, कोई टेरिटरी होगी, टेरिटरी के साथ क्या होगा, तुम्हारी क्या होगी, अपनी सोवरेनिटी होगी, साथ साथ में क्या होगा, आ, तुम्हारी क्या होगी, कुछ अथॉरिटी होगी, होगी ना अथॉरिटी, तभी तो पावर रूल कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी सबसे पहले जो राजनीतिक शक्तियों का साक्ष्य मिलता है वो कुनिंद राजवंश पता लगता है हमें। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, इनके सिक्कों से मिलती है। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के हमें क्या होते हैं, इनके प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के सिक्के में से सबसे पहला हमें देखने को मिलता अमोघ भुक्ति, अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। ठीक है, अब देखो इस सिक्कों को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भाई जो ये कालसी का शिलालेख था ना, इसमें क्या है पता लगता है कि जो कुनिंद थे उस समय के मौर्यों के अधीन थे। किसके, मौर्य शासन के अधीन थे, यानी मौर्य। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के अधीन थे, क्योंकि कालसी के शिलालेख किसका था, ये अशोका का था, द ग्रेट अशोका, मौर्यन एम्पायर मगध में था। ठीक है, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच अपने हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो इनका शासन रहा है वो 200 से 300, 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा है, यानी टोटल कितने साल तक रहा है, 500 सालों तक रहा है। ठीक है, ईस्वी पूर्व यानी 200 से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 300 हो गया, और 200 300 200 500। ठीक है, इनकी मुद्राओं पर अब कहा जाता है कि भाई जो अमोघ होती है तो ये माना जाता है कि क्या था, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी सिल्वर और ताम्र यानी ताम्र मुद्राएं क्या है, अलकनंदा की व्यास व्यास नदी से अलकनंदा पश्चिमी तथा सुनेत के बेहट दक्षिण तक प्राप्त हुई है। ठीक है, इनकी मुद्राओं में प्राकृतिक भाषा में क्या लिखा है, राज्य कुनिंदश्च अमोघ भूतिस महाराजस्य अंकित हुआ है। इसमें क्या मिला है हमें, इनके जो मुद्राएं हैं इनमें हमें कुछ देव, कुछ मृग, इनके भी चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो छत्रेश्वर प्रकार के थे, छत्रेश्वर यानी शिव का। ठीक है, तो पता लगता है कि भाई ये क्या है, शिव के उपासक थे। ठीक है, इनकी जो पहली राजधानी कलकुट, आप कमेंट में डाउन करके बताना, कमेंट डाउन करना कलकुट आज का कहाँ है और शत्रुघ्न आज का कहाँ है। ठीक है, तो ये पता लगता है। ठीक है, फिर अल्मोड़ा प्रकार की थी जिसमें हमें कुछ राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके जो 3 प्रकार के सिक्के थे। देखो, अमोघ भूति भूति प्रकार का सिक्का था, एक मात्र चांदी का सिक्का था और तांबे का सिक्का था। तो अमोघ भूति प्रकार में चांदी का सिक्का देखने को मिलता है। कुछ लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ट थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो ब्राह्मी अपनी इंडिजीनियस लिपि है। ठीक है, अपने देश यानी अपने भारत की ही लिपि थी जो अपने क्षेत्र में पाई जाती है।
उस समय खरोष्टी बाहर से क्या थी आ गई थी, तो तब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या थी, खरोष्टी लिपि का ज्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता। ठीक है, एक मृग और देवी का अंकन है किसके, अमोघभूति पे, और उस पे लिखा है कि ये लिखा, और पता लगता है कि उस समय अमोघभूति राजा हुआ करता था कुड़िन्नों का। ठीक है, अल्मोड़ा में तांबे प्रकार की है, ब्राह्मी लिपि है। शिवदत्त शिवपालित जैसे क्या है राजाओं का वर्णन मिलता है। छत्रेश्वर, ठीक है, शैव धर्म से प्राप्त है। देखो, कालसी का संगम यमुना और टॉस पे होता है, जहाँ पे कि अशोका आया था, वहां पे उसका जो शिलालेख मिलता है, और 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख मिलता है। ठीक है, इसी से सिद्ध होता है कि जो कुनिंद है वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, वहां पे उस समय उनको द्विज और द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था, कुनिंदों को। ठीक है, अगर बात आए तो इस समय कहा जाता था कि इसी कालसी के शिलालेख में पता लगता है कि यहाँ के जो क्षेत्र है उसको अपरांत, ठीक है, और कहा जाता था, देखो, ठीक है, अपरांत कहा जाता था, अन्य निवासियों को पुलिंद कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं की दूसरी सदी के आसपास कुलिंदों के समकालीन योद्धा भी थे, क्या थे, योद्धा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो योद्धा के बारे में पढ़ेंगे। जौनसार बाबर और कालो डांडा से इनके क्या मिले हैं, सिक्के मिलते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा शासक था जिसके चांदी के सिक्के मिले हैं, वो कौन था, अमोघभूति था। ठीक है, इसके बाद ही अमोघभूति के नेतृत्व में कुनुंदों ने खुद को स्वतंत्र किया होगा। जब तक क्या थे, इससे पहले वो मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, अब कहा जाता है कि महाभारत में जो कुनिंद था इन्हीं का एक राजा हुआ करता था, सुबाहु। ठीक है, इसी सुबाहु ने क्या किया था, महाभारत में लड़ाई लड़ी थी पांडवों की तरफ से, और क्या किया था, कौरवों के अपोज था, यानी कौरवों के खिलाफ लड़ रहा था। तो पता लगता है महाभारत से द्विज और द्विज श्रेष्ठ भी कहा जाता है। फिर कुषाण, कुषाणों की हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना कि भू कुषाण, ये कुषाण भारतीय नहीं थे, ये कुषाण क्या थे, फॉरेन से आए हुए थे। ठीक है, यानी विदेशी थे। अब विदेशी कैसे थे, देखो, जब इंडिया में महाजनपदाज, यानी कि ये देखो, ठीक है, ठीक है, जब उस समय मगध एक एम्पायर, यानी 16 महाजनपद थे। जब 16 महाजनपदों में हमें देखने को मिलता है कि जो मगध है वो क्या है, एक फुल्ली पावरफुल स्टेट, यानी फुल्ली पावरफुल रीजन के रूप में उभर के आता है। बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिन फैक्टर्स को हम अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दूसरा, एक तो पहली बात यह है कि ये क्या था, राजगृह, यानी कि चारों तरफ से गिरी से घिरा हुआ था, राजगिरी पर्वत से घिरा हुआ था, राजगीर, ठीक है, इनसे घिरा हुआ था। दूसरा, यहाँ पे हमें आयरन के सोर्सेज देखने को ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे इनकी आर्मी थी, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ज्यादातर क्या इजिली अटैक नहीं कर पाता था। देर आर बफर स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है, तो हमें ये चीज देखने को मिलती है, मगध उभर के आता है। लेकिन लेटर ऑन जब हम देखते हैं कि मगध के बाद जब अशोका के टाइम पे, मौर्यन एम्पायर अशोका के बाद क्या होता है कि जो इसके वंशज थे, यानी जैसे बृहद्रथ, ठीक है, तो इनके बृहद्रथ कमजोर था, तो इसी के जो उसमें पुष्यमित्र सुंगा था, उसने क्या कर दिया, बृहद्रथ को मार दिया। फिर सुंगा डायनेस्टी क्या आती है, इंडिजीनियस यहाँ आती है। जैसे जैसे सुंगा कनवा ये आते हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ से भी क्या होता था, आक्रमण होने लग जाता है। तो पहली बार इंडो ग्रीक ने क्या किया था, इंडिया पे आक्रमण किया था। ठीक है, लेटर ऑन क्या होता है, देखो, ये इंडो ग्रीक का पीरियड था। इन्होंने अपना ये वाला एरिया क्या कर दिया था, कवर करके रखा था। ठीक है, ये वाला, ठीक है, पाटलिपुत्र तब यहाँ पे था, कमजोर पड़ रहा था, तो यहाँ से आया। ठीक है, इन्हीं में इंडो ग्रीक में हमें एक मिनेंडर देखने को मिलता है, एक राजा मिनेंडर, यानी उसे मिलिंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी की एक मिलिंद पन्नो भी है, जिसमें वो क्या करता है, अब बुद्धिज्म, यानी अब वो पहले बुद्धिस्ट नहीं था, लेकिन वो बुद्धिज्म हो जाता है जब वो क्या करता है, अ, अश्वघोष शायद, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अश्वघोष उसका नाम। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको क्या कर देता है, उससे वार्तालाप करता है, और उसी को मिलिंद पन्नो कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलिंद पन्नो कहते हैं। ठीक है, उसी टेक्स्ट को मिलिंद पन्नो कहते हैं, उसमें वार्तालाप दिखाते हैं मिनेंडर और अश्वघोष की। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, और इंडो ग्रीक का किंगडम होता है, लेकिन धीरे धीरे और भी फॉरेन एम्पायर क्या होते हैं, इंडिया में आने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इंडो सीथियंस देखने को मिलते हैं, साकाज, क्या, साकाज। होल्ड 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट।
ओके, दैट नॉट, दैट वाज नागसेना, ठीक है, ओके, नागसेना, क्या नागसेना, उसी को नागार्जुन भी कहते हैं, ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन। तो इन इनका क्या है, मिस मिनेंडर के साथ क्या होता है, वार्तालाप होती है, और इसी को बोलते हैं मिलिंद पन्नो, क्या मिलिंद पन्नो, जो इन्होंने बुक बनी, ठीक है, तो इनके बीच का वो है, कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, नागसेन और मिनेंडर के बीच का, ठीक है। तो ये फिर बाद में बुद्धिज्म अपना लेता है, इसके सवालों के जवाब इसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था इंडो ग्रीक, ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ सकते इसे, क्योंकि हम अभी उत्तराखंड को फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके पास बेस बना रहा मैं। तो देखो, फिर आता है इंडो सीथियन, ठीक है, यानी शाकाज आते हैं पीछे से, ठीक है, और शाकाज इनको पुश करते हैं, ठीक है। जैसे जब पुश करते हैं तो फिर क्या होता है, ये आगे को जाके आक्रमण करते हैं, ये यहाँ पे अपना क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं, ये फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देता है अपना इंडो सीथियन किंगडम, ठीक है। अभी भी ये इंडिया पे पूरी तरीके से नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो इंडो सीथियन आते हैं, ठीक है। इंडो सीथियन का शाकाज का इन्हीं का एक राजा हुआ करता है, रुद्रदामन, क्या, रुद्रदामन, रुको, रुद्र दामन, इसी रुद्र दामन वन पावरफुल किंग माना जाता है, और यही क्या करता है, इसका जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ शिला अभिलेख है, क्या है, अभिलेख है, जो कि संस्कृत भाषा में क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं से पता लगता है कि इसी ने क्या करवाया था, सुदर्शन लेख, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, पुष्यगुप्त ने क्या किया था, बनवाया था, ठीक है। तो उसी टाइम सुदर्शन लेख का क्या करता है, जीर्णोद्धार करता है, पुनर्निर्माण करता है, कौन, ये सुदर्शन लेख का कौन, यही शाका किंगडम, ठीक है। तो शाका ये है, देखो तक्षशिला, आज का ये मथुरा, ये सब इसी में है, ठीक है। ये क्या होते हैं, 5 भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम क्षत्रप कहते हैं, क्षत्रप, और यही कुषाणों के लिए भी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे पार्थियन आते हैं, पर पार्थियन ज्यादा चल नहीं पाते, गोंडो फिर में से एक राजा हो जाता है। फिर ये कुषाण एम्पायर की बात की है, ठीक है। कुशाणाज में क्या है कि कुशाणाज भी आते हैं, सेंट्रल एशिया चाइना के बगल से आते हैं, और क्या करते हैं, अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, 2 ब्रांचेज में, ठीक है। 2 राजा इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं, एक तो कुजुल कटफाइसिस और एक बीमा कटफाइसिस, एक को कटफाइसिस वन, दूसरे को कटफाइसिस टू भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लेटर ऑन इन्हीं का जो सक्सेसर होता है वो होता है कनिष्क। तो कनिष्क क्या करता है, अपने आप को स्टेब्लिश कर लेता है और यहाँ तक आ जाता है, देखो ये पूरा कनिष्क का किंगडम था तब, कुछ, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा किंगडम था, आज का उत्तराखंड का तेराई रीजन भी कुषाणवत, तो ठीक है, तो ये कुषाणास थे, ठीक है, तब के, ठीक है। देखो, तक्षशिला, पेशावर, बागराम, ठीक है, मथुरा, ये इसकी क्या है, 4 कैपिटल है, ठीक है, किसकी, इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है वो पुरुषपुर, पेशावर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो, कुषाण, वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, काशीपुर, यहाँ पे होगा कुषाण, ठीक है, अधिकार किए, ठीक है। मुनि की रेती से 1972 में विश्व का कनिष्क का उत्तराधिकारी जो था, उसकी 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा था, इनका सिल्क रोड पे भी क्या था, नियंत्रण था। फिर क्या हुआ, इससे पहले क्या होता कि जब कुषाणास थे, विक्रम आदित्य हुआ करता था, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, उज्जैन का राजा हुआ करता था। इसने शकास को हराया था 57 बीसीई में, ठीक है, 57 ईस्वा ईसा पूर्व में, ठीक है। और साका कैलेंडर का क्या किया था, आई मीन विक्रमी संवत का क्या किया था, स्थापना की थी। तो विक्रमी संवत आज के कैलेंडर से 57 साल आगे है। तो ये विक्रम, लोगों ने विक्रमादित्य और भी राजा हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त टू, गुप्ता एम्पायर का चंद्रगुप्त टू, इसने भी अपने आप को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम दिया, क्योंकि वो विक्रमादित्य बन गया। आज मैं अपने आप को कहूंगा कि भाई मैं क्या हूँ, या फिर कोई भी रूलर है, अगर वो जीतता है तो वो अपने आप को उसका नाम का टाइटल देगा जो सबसे पावरफुल रहा होगा। तो विक्रमादित्य उस समय पावरफुल रहा था, इसलिए बात की बहुत सारे ऐसे रूलर्स है जिन्होंने अपना अपना नाम के दिया, विक्रमादित्य दिया अपने नाम को, ठीक है। इसके बाद कुशाणा में जो कनिष्क होता है वो क्या करता है, 78 एडी में क्या करता है, हरा देता है किसको, शाकास को, और उन्हें डिफीट करता है। फिर इसलिए वो क्या करता है, सागा कैलेंडर का निर्माण करता है 78 एडी में। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करती है, इस संवत को इसी कैलेंडर का यूज करती है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी हमें कुशाणा से, लेकिन पहले ही गोल्ड कॉइन जो हमें देखने को मिलता है वो इंडो ग्रीक में मिलता है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन करता है, कुषाण जारी करता है। ऐसी नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से मिलती हैं। देखो ये मैंने टाइमलाइन बनाई कि कैसे मौर्यन थे, फिर मौर्यन के बाद सुंगा आए, फिर इसी के पैरेलल साइमल्टेनियसली इंडो ग्रीक भी नॉर्थ वेस्ट में थे, जैसे सुंगा कमजोर हुए तो ये
इंडिया पे आक्रमण करते हैं। फिर शाकाज आता है, शाकाज का टाइम बहुत लंबा चलता है और बहुत देर तक रूल करते हैं। इसी के बीच पहलवाज आते हैं, पर ये अपने आपो के नहीं कर पाते, पावर स्टेब्लिश नहीं कर पाते। फिर कुशाणाज आते हैं, कुशाणाज भी अपने आप को इनको हरा देते और अपने आप को पावरफुल धीरे धीरे इनके साइमल्टेनियसली रहते पर जीत जाते। इनका जो वेस्टर्न क्षत्रप था इन्हीं का था, तो ये क्या करते हैं, रूल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, कुड़िंद आई, उसके बाद योध्या आई, कृतपुर आए, यदु, नाग, मौखरी, मौखरी, फिर उसके बाद ये हर्षवर्धन। ठीक है, ब्रह्मपुर, पौरव और कार्तिकेयपुर। ब्रह्मपुर कौरव एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका रेशम मार्ग पे नियंत्रण था ना, रेशम मार्ग पे नियंत्रण। अरे सिल्क रोड ये है ना, ये सिल्क रोड है, ये देखो, ये सिल्क रोड जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरे यूरोप कनेक्ट हो रही, कहीं जा रही, सिल्क रोड है। ठीक है, तो इस पे क्या था, पूरा कनिष्क का अधिकार था, तो सिल्क रोड पूरा था, व्यापार में पूरा अधिकार था कनिष्क का। ठीक है, अब देखो यौध्य वंश आता है, तो यहाँ पे हमें देखते कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था, इन्हें विजित कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो योगशील सीलवर्मन इनका इंपॉर्टेंट राजा है, यौध्य वंश का। इसकी बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, ठीक है, मिलती है, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, कालसी के पास इसने शासन किया। फिर इसके बाद जब गुप्ता पीरियड चल रहा रहता और हर्षा पीरियड चल रहा रहता, तो हमें देखने को मिलता कि उत्तराखंड में कृतपुर था जिसमें हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और कुणिंदों का शासन था। ठीक है, नागवंश था, नागवंश के गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें पता लगता है कि चार राजा थे, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग थे। ठीक है, जानकारी मिलती। गणपति नाग ने क्या किया था कि वहां पे जो त्रिशूल मिलेगा ना गोपेश्वर के गोपीनाथ टेम्पल में, गणपति नाग ने ही स्थापित किया है। सिंहपुर का जो यदुवंश था वो लाखामंडल ईश्वरी का शिलालेख से प्राप्त होता है और पता लगता है सिंहपुर यदुवंश के बारे में, और उन्होंने वहां पे शिव मंदिर भी किया था। चंद्रगुप्त इनके पति का नाम था। पौरव वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, पौरव वंश जो कि ब्रह्मपुर राज्य भी कहा जाता है, ये गंगा नदी से काली नदी, करनाली नदी तक था। राजधानी इनकी तालेश्वर थे। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें क्या मिलता है कि ये प्रथम जो विष्णु वर्मन प्रथम, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, धृतिवर्मन, ये कहते हैं यहाँ के राजा थे। सेना नायक को बलाध्यक्ष बोलते, विदेश मंत्री को संदेह विग्राहक बोलते। दो तरीके की भूमियां होती थी, एक तो सिंचित, एक असिंचित। सिंचित को केदारा, सिंचित को सारी कहा जाता था, भूमिकर को भाग कहा जाता था, कार्तिकेयपुर था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड था तब का, पूरे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं, उस समय वो प्रथम राजनैतिक वंश था, राजनैतिक शक्ति थी, और ये ऐतिहासिक राजवंश, राजवंश, वो तो शक्ति थी, ये तो राजवंश स्टेब्लिश था पूरा। तीन फैमिली थी इसमें, एक 700 से 1000 ईस्वी तक रहा। तीन राजवंश थे, एक तो बसंत का परिवार था, ठीक है, निम्बर वंश का परिवार था, और तीसरा हमारे सलूड़ा देव के इच्छर का परिवार था। ठीक है, प्रथम परिवार देखो, पहले तो इनकी राजधानी जोशीमठ थी, बाद में ये क्या आते, बैजनाथ आ जाते हैं। पता लगता है कि जो बसंत था संस्थापक था इस कार्तिकेयपुर का, उसने नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ की आज भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है आजकल। कहा जाता है कि उस नरसिंह मंदिर में जिस दिन उस भगवान नरसिंह का हाथ टूट जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, भगवान बद्रीनाथ को की पूजा भविष्य बद्री में होती होगी, क्योंकि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसे लॉजिकली देखा जाए तो हिमालयास क्या हो रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ क्या हो रहे हैं, वो आपस में बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो मिडिल हिमालयाज ऐसे जो रेंजेस है आपस से क्लोज जाएंगे तो टकरा जाएंगे। तो जो बीच वाला वैली वाला हिस्सा था, ये क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा उन दो पहाड़ों के बीच में। तो फिर भगवान बद्रीनाथ की जो पूजा होगी वो भविष्य बद्री में होगी, जहाँ पे भगवान का रूप अभी भी क्या हो, उभर रहा है। ठीक है, ऐसी द्वितीय पैर निम्बर देव का, इष्ट देव का, इन्होंने इष्ट देवगण जो है, इन्होंने उत्तराखंड को पूरे एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। पता लगता है कि जो निम्बर देव था वो शैव धर्म यानी शिव की पूजा या शिव का उपासक था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जागेश्वर नवदुर्गा मंदिर बनाया, लकुलिस मंदिर बनाया, यानी कि इन्होंने मंदिर समूह का निर्माण किया। ठीक है, और देखो इष्ट देवगण, इसका जो पुत्र ललित सूर्यदेव था प्रतापी शासक था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से पता लगता है कि अपने आप को वराह रूपम कहता था, क्या कहता था, वराह रूपम। ठीक है, ललित सूर्यदेव का जो पुत्र थे भूदेव, इसी ने बैजनाथ मंदिर बनाया था। बौद्ध धर्म का क्या था, बौद्ध रिपु बोलते हैं ना, कि बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। सलोड़ादित्य था, इच्छरदेव था। ठीक है, ठीक है, और अंतिम शासक शुभिक्षु राज था। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य, इस टाइम पे कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य और कार्तिकेयपुर राजवंश की वजह से ही क्या हुआ कि हिंदू धर्म जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट और जैनिज्म के आने से बहुत पीछे चले गया था, यानी कि उनका विघटन हो रहा था, तो इनकी वजह से क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ हिंदू धर्म का। ठीक है, और फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म के पतन शुरू हुआ। ठीक है, और पतन भी शुरू क्या हुआ, मतलब हिंदू धर्म का
फिर से पुनर्जागरण हुआ एक तरीके से, ठीक है। ज्योतिर्मठ की स्थापना की, फिर अन्य 3 मठों की भी स्थापना की भारत में। शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में अपना देह त्यागा था, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स है। प्रांतपाल को सीमाओं का रक्षक, पाल जहाँ पे आया रक्षक है, ठीक है। ये सीक्रेट विभाग से है, सीक्रेट एजेंसी, ठीक है। इंटेलिजेंस मानो, ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। ठीक है, ऐसी चोरों धरणिक, ठीक है, चोरों डाकुओं को पकड़ने वाला। अष्टपालिक गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड अधिकारी, ठीक है। पटलाधिकृत, महादंड नायक पुलिस यानी आज के एसपी से मांगो, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अब देखो, फिर सेना को 4 भागों में बांटा था। पैदल इन्फेंट्री आज की, अश्वरोही कैवलरी आज की, गजारोही हाथी पे चलने वाले, हस्त हस्ती बलाधिकृत उष्ट, ठीक है, उष्ट्रारोही यानी ऊंट पे चलने वाले। 3 प्रकार की भूमि थी, द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्या वापम। हमने देखा कि उस समय पे जब कुनिंद थे, उस समय पे हम देख रहे थे कितने तरह की भूमि थी। आज यहाँ देखो, ठीक है, प्रशासनिक विषय जिले में बांटे थे। फिर अगर आज हम देखें तो इनके फिर अब जैसे जैसे ये कमजोर पड़ने लगे तो बाहर से विदेशी आक्रमण होने लगा। जैसे अशोक चल ने नेपाल ने 1191 में आक्रमण किया, अशोक चल ने। फिर कराचल देव ने भी क्या किया, आक्रमण किया और इसे अपने अधीन ले लिया, और ये हमें मिलता है बालेश्वर और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, ठीक है। फिर 13वीं सेंचुरी में जो ये है, ये कत्यूरी क्या हो गया, जैसे ये पावर होगी तो इसके जो भी अंडर काम करने वाले या फिर सेनापति वगैरह होंगे, ये क्या होंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे और अपनी अलग से पावर बना लेंगे। तो देखने को मिलता है कि अस्कोट के, रजवाड़ डोटी के, मलसीरा के, पाली पछाऊ, इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियां बढ़ाई, ठीक है। ब्रह्मदेव विरमदेव का नाम आता है अंतिम शक्तिशाली शासकों में, लेकिन ये क्या था, क्रूअल था, ये अत्याचारी था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अगर देखो कराचल अभियान होता है, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे क्या होता है, कराचल पर आक्रमण होता है। और इब्न बतूता कब आया था, जब विजयनगर एम्पायर था, तब उसकी रेहला, उसकी एक यात्रा वृत्तांत है रेहला। तो उसी यात्रा वृत्तांत रेहला में क्या देखने को मिलता है हमें, कराचल अभियान के बारे में पता लगता है। ऐसी तैमूर लंग 38 और 99 में इसने दिल्ली लूटने आया, और फिर हरिद्वार क्षेत्र में ब्रह्मदत्त और रानी जिया रानी की सेना के साथ भी क्या किया, युद्ध किया, ठीक है। और जिया रानी ने और कत्यूरी सेना ने क्या किया, रानी बाग में क्या किया, इन तुर्कों का टर्किस टर्किस का डटकर सामना किया, ठीक है। फिर आगे जाके यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, और एक पॉलिटिकल वैक्यूम होता है। और जैसे ये पॉलिटिकल वैक्यूम होता है तो यहाँ पे कुमाऊं रीजन में कौन आ जाता है, चंद वंश आ जाते हैं। और इसी के गढ़वाल में पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, तब तो यहाँ पे राजा था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम तो था नहीं। लेकिन क्या था यहाँ पे, आई मीन कनक पाल क्या करता है, अपना नया राजवंश करता है, इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज हमें आगे देखने को मिलती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ऐसे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा, फिर हमने पूरे, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं। अगर टेस्ट सीरीज लानी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि टेस्ट सीरीज लानी है आने वाले एग्जामों के लिए, वरना हम टेस्ट सीरीज कर लेंगे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और डेली टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वीकली तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे कुनिंद राजवंश आया, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ राजनीतिक वंश आए। फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे कुशाणास थे, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने ऐसी, ठीक है, इनसे जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है। अगर नोट्स चाहेंगे प्लीज़ कनेक्ट टू मी, ठीक है। कमेंट डाउन करना, मैं आपको ड्राइव पर अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इन चीज़ों को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप बनाना, सब चीज़ समझाना, मैंने कुछ अनाज बताया आपको, सब कुछ बताया है, कौन सी पावर कैसे आई, ठीक है। अब आपका काम है कि इनको कंसोलिडेट करना है नोट्स को। यहाँ पे कोई चीज़ कमी लगी हो कि कुछ और चीज़ में इम्प्लीमेंट करना होगा, यू कैन गिव मी सजेशन इन कमेंट। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर थर्ड करेंगे, उससे पहले ये रिवीजन कर लेना। थैंक यू सो मच।